हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड साइंस के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन संभावित हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। तो देखिए, रेखीय वेग क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जहां आर त्रिज्या होती है, ओमेगा कोणीय वेग होता है। तो देखिए, जो रेखीय वेग v इक्वल टू आर ओमेगा है, अब यहां जो वेग है सिंपल वेग है, रेखीय वेग जैसे, और यहां होगा कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण। तो जनरली जो इक्वेशन होती हैं न्यूटन की वो इस तरह से होती हैं, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। ऐसे ही जो घूर्णन गति में होती हैं ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, जहां v अंतिम वेग, ओमेगा 0 प्रारंभिक वेग, अल्फा कोणीय त्वरण। ऐसे ही थीटा कोणीय विस्थापन होता है, ओमेगा 0 प्रारंभिक जो वेग है वो होता है, और जो हमारा अल्फा होता है वो कोणीय त्वरण होता है, टी समय होता है। ऐसे ही ओमेगा 0 प्रारंभिक वेग होता है, थीटा कोणीय विस्थापन होता है। घूर्णन गति में लंबवत या समकोणिक अक्षों की प्रमेय क्या कहती है कि जो लंबवत अक्ष है, जैसे आई जेड, ये दोनों लंबवत अक्ष हैं, आई एक्स आई वाई तीनों वैसे लंबवत होते हैं, लेकिन जैसे आई जेड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा कि दोनों जो लंबवत अक्ष हैं उनके जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, जो समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है कि आई इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, यानी कि जो इसका केंद्र बिंदु है वहां उसके लिए इसका जो जड़त्व आघूर्ण है आई सी, और इसके केंद्र से डी दूरी पर स्थित कोई दूसरा अक्ष है जैसे ए बी, उसके कारण जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर। तो ये समांतर अक्षों की प्रमेय कहती है। अब जो वलय के लिए जड़त्व आघूर्ण, वलय और चक्ति के लिए जो जड़त्व आघूर्ण है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या फिर जो फॉर्मूले हैं जनरल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, वलय के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत यानी कि वलय के केंद्र से गुजरने वाली और इसके तल से लंबवत यानी कि इसके यों बीच सेंटर से जो लंबवत अक्ष है उसके सापेक्ष क्या होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और यदि वलय के व्यास के सापेक्ष क्या होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ऐसे वलय के तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, 3/2 एम आर स्क्वायर। ऐसे वलय के तल के लंबवत जो स्पर्श रेखा है, यानी कि यहाँ जो लंबवत स्पर्श रेखा है उसके लिए क्या होगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ऐसे ही जो चक्ति के लिए केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। व्यास के सापेक्ष होता है 1/4 एम आर स्क्वायर, और तल में स्थित स्पर्श रेखा के लिए 5/4 एम आर स्क्वायर, और तल के लंबवत जो स्पर्श रेखा होती है उसके लिए 3/2 एम आर स्क्वायर। ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण व्यास के सापेक्ष होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और स्पर्श रेखा के सापेक्ष होता है 7/5 एम आर स्क्वायर। यदि छड़ के लिए पूछे, छड़ के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर अपन में 12, जहाँ एम इसका द्रव्यमान होगा, एल इसकी छड़ की लंबाई होगी। देखिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस पे जनरली या तो न्यूमेरिकल या फिर कोई रिलेशन एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये होता है E समानुपाती ओमेगा। कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा और सिंपल हमारी गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसका योग होती है। कोणीय समय क्या होता है, J इक्वल टू आर पी, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है तो J इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ये J इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, J इक्वल टू आई ओमेगा, जहाँ आई ओमेगा के लिए
केस बनता है जे इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू नियर। अगर ऐसा होता है तो टो बराबर होता है डी जे अपन में डी टी, यानी कि जो बलागुण वो हो जाता है शून्य। नत तल पर लौटनी गति, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या तो इसमें त्वरण पूछ लिया जाता है, यहाँ के स्क्वायर आर स्क्वायर का मान दे दिया जाता है और जी का मान दे दिया जाता है, एक थीटा का मान दे दिया जाता है, या फिर वेग पूछ लेते हैं, नत तल पर कोई लौटनी गति कर रहा है, कोई कण लुढ़क रहा है या फिसल रहा है, उसके लिए वेग दे दिया जाता है। वेग पूछ लिया जाता है, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर बता दिया जाता है कि वो ठोस गोला है, चकती है या वलय है, तो उसका वेग क्या होगा, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में समय पूछ लिया जाता है। एस हमारा विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे वलय है, चकती है, बेलन है, उनको नत तल से लुढ़का रहे हैं, तो कौन सी पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगी। तो जिस वस्तु के लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर का मान अधिक होगा वह नीचे पहुंचने में अधिक समय लेगी, यानी जिसके लिए कम होगा वो जल्दी पूछेगी। तो जैसे चकती और बेलन के लिए 1/2 है, तो ये एक साथ पहुंचेगी और उसके बाद में ये पहुंचेगी और वलय सबसे लास्ट में पहुंचेगी, यानी जिसके लिए अधिक होगा वो अधिक समय लेगी। घड़ी की सेकंड की सुई के लिए कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, तो t होता है 60, तो ये हो जाता है π/30 रेडियन पर सेकंड। ऐसे ही सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है सामान्य द्रव्यमान कि हाइड्रोजन का सामान्य द्रव्यमान क्या होता है, तो इसके लिए ये होता है कि m1 डॉट m2 दोनों का गुणनफल अपन में दोनों का योग। अब यदि इसे स्मॉल m और इसे कैपिटल M मान लें तो ये हमारे पास आ जाता है m स्मॉल m अपन में 1 + m/m। नेक्स्ट देखिए लैब असिस्टेंट में पूछा है कि गोले के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 2/5 mr²। तो m द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व होता है, तो गोले का आयतन 4/3πr³ घनत्व d होता है। तो देखिए यहाँ r इक्वल टू 1 दे रखा है, d इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है कि एक ठोस गोला है और चकती का जो इसके जो स्पर्श रेखा है उसके लंबवत जो जड़त्व आघूर्ण है वो ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण के समान है। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो r1/r2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सामान्य द्रव्यमान का जैसे मैंने आपको ये बताया था अभी, तो यहाँ इसका सामान्य द्रव्यमान 1u होगा, सॉरी इसका द्रव्यमान क्या होगा 1u और इसका 35.5 u। क्लोरीन के लिए तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, u होता है 1.66 × 10⁻27 kg, तो ये वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कोई वलय है, यानी कोई तार था और उसको मोड़ के इस तरह से मोड़ा जाता है कि एक वलय बना दी जाती है, तो इसके जो स्पर्श रेखा है उसके लिए एक अक्ष दे रखा है x डैश, तो उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होता है रो, और घनत्व क्या होता है m/l होता है, तो m इक्वल टू ρl। अब चूंकि तार है उसको एक वलय के रूप में मोड़ा है, तो जो तार की लंबाई होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी, यानी 2πr = l या r = l/2π। तो तल में स्थित वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है 3/2 mr², ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो m की वैल्यू ρl और r कितना है l/2π, तो यहाँ से आ जाता है 3/2 ρl³ ऐसे ही कोई नत तल से कोई ठोस गोला लुढ़काया जाता है कि h ऊंचाई के नत तल पर कोई ठोस गोला लुढ़काया जाता है, तो उसका वेग क्या होगा। तो देखो ठोस गोले के लिए जो k² की वैल्यू कितनी होती है 2/5, और ये वेग के लिए आपको फॉर्मूला फिक्स याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ k² r² के लिए 2/5 पुट करते हैं तो ये आ जाता है v = √10GS/7। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये जनरली ये पूछ लिया जाता है कि जो कोणीय संवेग में वृद्धि है
वो 200% है और घूर्णन गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। अब चूंकि घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है E, और ये होती है J² के समानुपाती, यानी कि J क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन बन जाता है E1 अपॉन में E2 J1 अपॉन में J2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि कोणीय संवेग में वृद्धि हो रही है, यानी कि E1 से E2 हो रहा, सॉरी कोणीय संवेग क्या है J, इसमें वृद्धि कितनी है 200%। तो पहले हमने मान लिया 100%, फिर उसके बाद कितनी वृद्धि हुई 200%, यानी कि 200 ऐड करें तो ये हो जाएगा 300। तो अब हमें J1 J2 की वैल्यू पता है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला कौन सा बनेगा कि घूर्णन गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है उसकी फॉर्म में हमें ये J1 J2 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये यहाँ से रिलेशन आया हमारे पास E1 अपन E2 इक्वल टू J1 अपन में J2 का स्क्वायर। अब चूंकि घूर्णन गतिज ऊर्जा यहाँ से E1 अपन E2 इक्वल टू J1 अपन में J2 है, यानी कि E1 अपन E2 और J1 अपन में J2 समान अनुपात में होते हैं ये। तो E2 अपन में A1 की जगह क्या आ जाएगा J2 अपन में J1, और चूंकि E1 अपन E2 इक्वल होता है J1 अपन J2 के होल स्क्वायर के, तो ये होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। J2 हमारा 300 है, J1 100 है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आई 9 माइनस 1 इंटू 100 इक्वल टू 800%। तो इस तरह से हम ये कोणीय संवेग में वृद्धि से जो घूर्णन गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है ऐसा रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।